डिलाइट आईएएस के इस सर्वश्रेष्ठ मंच पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक बहुत ही बड़ा संकल्प भारत के लिए लिया। उनका संकल्प ये था कि 2047 तक अर्थात आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करना है। ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये भारत का संकल्प है, परंतु इससे चीन को क्या आपत्ति है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चीन की मीडिया ने कल इस बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। उन सब मुद्दों पर हम गंभीर चर्चा करेंगे तथा साथ ही यह समझने का प्रयास भी करेंगे कि विकसित देशों का आखिर अर्थ क्या है। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक अब है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। आने वाले 3-4 सालों में लगातार इस टॉपिक पर सवाल बनेंगे, तो आपको इस मुद्दे की एक गंभीर समझ होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वर्ष जो 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे, उस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख बातें आखिर हैं क्या, देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पीएम मोदी ने कौन सी बातें बोली। सबसे पहले हम लोगों ने अभी जिक्र किया ना कि 25 साल में भारत को विकसित देश बनाना है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा संकल्प है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि निजी क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, इस पर ही भारत को भरोसा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किस चीज़ में, भारत को विकसित देश बनाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए आप कि किसी भी देश को, हालांकि ये लाजमी तो नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा रोल होता है किसी देश को डेवलप कंट्री बनाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है। इस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखिए यहाँ पे विनिर्माण सेक्टर जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको पता है आज़ादी के बाद से भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो सीधा कृषि से कहाँ प्लंज कर गई, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। ये बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा द्वंद्व है भारत की अर्थव्यवस्था में। मतलब बीच का एक सेक्टर था ना, उस दिन भी पढ़ा था, कौन सा, उद्योग। यहाँ से निकलना चाहिए था, पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा क्षेत्र। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा रोजगार कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। और आप एक चीज़ नोटिस करिए कि कृषि क्षेत्र जो है वो आज भी 50% से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। लेकिन सेवा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है इसका। आप सोचिए, लगभग 53% के आसपास। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग सेवा क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। कृषि की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में कृषि का क्षेत्र का योगदान अच्छा खासा रहा है। तो ये यहाँ पर भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भारत जो है अब जाके इसमें एक कमान संभाली है। जब से वर्तमान की जो सरकार है 2014 से मेक इन इंडिया लेके आई है ना, तब से सरकार ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया है। तो भारत का यही प्रयास है कि निजी क्षेत्र जो है वो कोशिश करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। देखिए चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही तो है आज। चीन ग्लोबल फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, समझिए इस बात को। ग्लोबल फैक्ट्री बोलते हैं ना चीन को, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब है चीन का, ठीक है ना। और इस पर चीन ने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो हमें भी वही सब करना है। देखिए उसके अलावा उन्होंने क्या बोला, 5 प्रण लिए उन्होंने, इस चीज़ का आह्वान किया। किससे, देश के नागरिकों से। कौन कौन से हैं ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम है या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम है, उनमें क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से इसको नोट करके रख लीजिएगा। पहला क्या है, विकसित देश बनने की दिशा में काम करना है सबको। सिर्फ सरकार स्तर पे काम करने से ये नहीं होगा, हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो अब आप समझेंगे कि समाज का और व्यक्तिगत स्तर पर हमारा क्या योगदान रह सकता है इसमें, ठीक है। दूसरा, गुलामी की हर सोच से हमें मुक्ति लेनी है। कैसे, गुलामी की सोच ये है कि जिस तरह से भारतीय समाज में आज भी हम, जैसे औरत है, आज भी कई क्षेत्रों में औरत को गुलाम के रूप में ही देखा जाता है। किस तरह से वो
जो है पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत कार्य करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इससे हमें हटना है, हर तरह की गुलामी से हमें अपने आप को आज़ाद करना है, क्योंकि देश आज़ाद है तो हमारी सोच भी जो है वो भी आज़ाद होनी चाहिए, ये कहना उनका मतलब था। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारी विरासत है, आप समझिए भारत की जो संस्कृति है, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, भारत की जो संस्कृति है इसकी बहुत विश्व स्तर पर इसकी सराहना की जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो इतिहास है ना और भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में विविधतापूर्ण है और विविधता में एकता को समाहित करती है। समझिए इस चीज़ को, आप सोचिए कितने सारे धर्म है भारत में और कितने समुदाय हैं, कितने व्यक्तिगत स्तर पर, कितना सामुदायिक स्तर पर, कितनी बड़ी व्यापक पैमाने पर विविधता है। उसके बाद भी भारत एक डोरी में बंधा हुआ है। उसके स्तर पर भी हम लोग देखें कि 70 सालों में भारत ने अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हर देशवासी को प्रयास करना चाहिए कि इतनी बड़ी विरासत जो भारत की है, हर क्षेत्र में भारत ने अपना परचम लहराया है। ऐतिहासिक रूप से पहली सदी से ही हम लोग देख सकते हैं ईसवी पूर्व से कि किस तरह से खगोल शास्त्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया। ठीक है, आर्यभट्ट जैसे लोग, भारत के अंतरिक्ष को लेके बहुत सारी खोजें उस टाइम पे की गई थी। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारी विरासत है ना, जैसे योग आज भारत को, विश्व को गाइड कर रहा है ना। 21 जून को हम लोग मनाते हैं ना इंटरनेशनल योग दिवस, ये किसके कहने पर इसको पहचान मिली है? भारत के प्रयासों से। ठीक है, आयुर्वेद को आप समझ सकते हैं किस तरह से आयुर्वेद की दवाइयाँ आज हर जगह पे, या हर कोविड में आप लोगों ने देखा होगा ना किस तरह से ये काम आई थी। तो भारत की विरासत पर और भारत की संस्कृति पर हर भारतीय को गर्व महसूस करना ही चाहिए। उसके बाद एकता और एकजुटता पर हम लोगों ने बात की कि एकता और अखंडता को बनाने के लिए अभी भी हमें प्रयास करना है। इस पॉइंट की आखिर जिक्र क्यों पड़ी? आप देखिए, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर पीएम ने ऐसी बातें नहीं बोली हैं, लेकिन जो उनकी भाव था उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में क्षेत्रवाद का उदय कोई नई बात नहीं है। रीजनलिज्म भारत में आज़ादी के बाद से ही देखा गया है। बहुत सारे क्षेत्रों की अलग अलग क्षेत्रीय मांगे रही हैं। और वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो रहा है। आपको पता होगा ना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, और बंगाल में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जो हैं वो रीजनल एक पार्टी हैं। केरल में भी चीज़ें हैं, या फिर कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अर्थात नेशनल स्तर पर जो पार्टियां हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, इनके कंपैरिजन में ये अपने राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो ये जब पार्टियां जब जीतती हैं, ये क्षेत्रीय दल जब जीतते हैं, तो इनकी मांगे क्या होंगी? क्षेत्रीय होंगी। इससे क्या होता है, अगर हम क्षेत्रीय मांगों को ज़्यादा वो करेंगे, हालांकि ये गलत नहीं है, क्षेत्रीय मांगे करना इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय मांगों को राष्ट्रीय मांगों के ऊपर रख देना ये अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से किसको दिक्कत होती है? हमारी एकता और अखंडता प्रभावित होती है। अंतिम क्या है? अंतिम प्रण क्या है? नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। इस चीज़ को समझिए, है ना, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक लेख है ना, उसको समझना है। उसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, जैसे भारत की आप सोचिए अखंडता का सम्मान करना है, औरत का सम्मान करना है, पर्यावरणीय स्वच्छता को लेकर हमें काम करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें लेके उसमें प्रयास करना है। तो 5 प्रण को हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि विकसित देश बनाने का जो एक बड़ा संकल्प लिया है, एक्चुअल में विकसित देश कौन से होते हैं। देखिए, कुछ परिभाषा इसकी, हालांकि परमानेंट स्थायी कोई परिभाषा नहीं है इसकी, ना ही किसी ने इसको पूरी तरह से परिभाषित किया है वैश्विक स्तर पर भी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे विकसित देश जो होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आयु जो है, पर कैपिटा इनकम, वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा क्या हो सकता है? जीडीपी का जो स्तर है उनका वो काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, तीसरा आप देखिए उच्च तकनीकी विकास होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उन देशों में काफ़ी अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी का स्तर, अमेरिका देख सकते हैं आप, चाइना तो हालांकि अभी भी विकासशील देश में अपने आप को मानता है। यूरोप की कई कंट्रियों में हम लोग देखेंगे ना, जिस तरह से फ्रांस से हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो डिफेंस के स्तर पर हो चाहे कैसे हो। रशिया को हम लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ये सब चीज़ें हैं।
तो ये जो स्तर है उसी स्तर का होना चाहिए भारत में भी, ठीक है ना। विकसित देश की परिभाषा में ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी अच्छा होना चाहिए उस देश में। लोगों का जो जीवन स्तर है ना, जो जीवन स्तर क्या होता है, जैसे आप सोचिए भारत में जो गरीबी है उसका स्तर अभी भी नीचा है, और हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही मान लेते हैं कि अगर 328 रुपये महीना बन रहा है तो भी वो अमीर है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वहाँ पर आप सोचेंगे कि विकसित देशों में कंपैरेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, मतलब $1000 तो मिनिमम किसी की आय होनी ही चाहिए, उसको कंपेयर करना है, ना कि ये 328 रुपये वगैरह कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जीवन स्तर उच्च होना चाहिए हमारे, मतलब बहुत सारे आप सोचिए ना, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग देश में गरीब हैं। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के पास कि इन लोगों का ही तो जीवन स्तर उच्च करना है ना हमें, तो यहाँ पर ये इस पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा क्या कौन सा पॉइंट हो सकता है इसमें जो विकसित देश बनाता है किसी देश को? दूसरा पॉइंट है कि उस देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और होती है इन देशों में। कौन से देश अभी जिक्र करेंगे इसके बारे में। और बेरोजगारी का स्तर भी कहीं ना कहीं पे कम होना चाहिए। देखिए भारत में पिछले कुछ समय में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, ठीक है, सरकार की एक रिपोर्ट, हालांकि सरकार ने पब्लिश नहीं की थी लेकिन रिपोर्ट लीक हो गई थी, और उसमें यह निकल के आया था कि भारत में 45 वर्ष, जो पिछले 45 वर्ष है ना, उसमें सबसे ज़्यादा भारत में बेरोजगारी की दर चल रही है अभी, समझिएगा इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, ठीक है। तो ये कैसी स्थिति है, कहीं ना कहीं पे चिंतनीय स्थिति है कि नहीं भारत के लिए। तो बेरोजगारी का जो स्तर है भारत में वो 45 वर्षों का उच्च है, ये भी कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे आप समझिए विकसित देशों को लेके थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी कि क्या क्या वहां पर अच्छा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे देश में हो जाएंगी लगभग 2047 तक, क्योंकि भारत सरकार ने इसको लेकर प्रण लिया है। एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई। कौन कौन से देश विकसित हैं, ये देखिए ब्लू वाले जो है ना इसमें विश्व स्तर पर, ये आपको विकसित देशों की श्रेणी में है। कौन कौन से, इधर से देखिए आप, अमेरिका है, ठीक है, कनाडा और अमेरिका है, ये सब दोनों देश हैं। फिर यूरोप के ये देश देखिए इस तरफ से है ना, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन वगैरह, ये सब देश क्या हैं विकसित देशों में, इसमें ये सब चीज़ें अच्छी हैं। इधर से अगर आप देखें तो ये देखिए जापान है, इधर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये कुछ नीचे भी देश हैं थोड़े बहुत। तो आपका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर इतने सारे देश अभी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होते हैं। बहुत जल्द, आप चिंता मत करिए, यहाँ पे बहुत जल्द ब्लू टिक भारत को भी मिलने वाला है। 2047 तक लगभग 25 वर्षों में हम ये यात्रा तय कर लेंगे। कुछ चुनौतियां हैं, उन पे भी आगे हम बात करेंगे। देखिए आगे ये समझना है कि चीनी मीडिया का जो पक्ष है, हम लोगों ने बात की शुरू में कि चीन को क्या समस्या है। देखिए जल्दी से देखते हैं। चीन ने कल, चीन की मीडिया जो है उसने कुछ चीज़ें बोली हैं। शुरुआत में तो भारत की तारीफ की है कि भारत ने 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक विकास के ने, भारत का जो आर्थिक विकास है उसने विश्व को आकर्षित किया है। ये चीज़ समझनी होगी आपको, ठीक है, उन्होंने बोला है। दूसरा, विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भारत लगभग 7% की दर से वृद्धि करेगा। ये चीन का कहना है कि भारत 6th बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और है भी, और साथ में 7% की ग्रोथ। हालांकि IMF वगैरह ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट भारत की बताई है, लेकिन चीन तो आपको पता ही है ना 7% पर भारत को रोकना चाहेगा। फिर भी यह सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो चीन ने ये इस चीज़ को लेकर भारत की तारीफ की है, लेकिन फिर आगे वो अपने जो पुराने जो है ना भारत की आलोचना के मुद्दे पर, उस पर फिर आ गया है और बोलता है कि अगर आप 2047 तक विकसित देश बनना चाहते हैं ना, तो इस पर काम कीजिए। किस पर? संरक्षणवाद पे, प्रोटेक्शनिज्म। ये ऐसी चीज है। और आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, ट्रंप जब अमेरिका के प्रधानमंत्री थे तो आपको पता है ना चीन और अमेरिका के बीच में क्या चला था, ट्रेड वॉर चला था। और ट्रेड वॉर के बीच में ये सब चीजें चीन ने खुद की थी अमेरिका के साथ। संरक्षणवाद, आज चीन हमें सलाह दे रहा है कि भारत को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ना ध्यान दें हम इस पे? क्योंकि आप सोचिए जब कोविड का दौर आया, जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो चीन ने अपनी सप्लाई चेन्स को बंद कर दिया था। एक हिसाब से भारत को क्या चाहिए था? एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, ठीक है ना, APIs भारत को चाहिए थे, और अब चीन ने काफ़ी हद तक इसकी आपूर्ति रोक दी थी। तो क्यों ना हम आत्मनिर्भर बने, क्यों ना हम कोशिश करें कि हमारी देश की स्वदेशी इकाइयां ही जो ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करें, ठीक है। इससे चीन को थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि चीन के लिए भारत का बाजार बहुत बड़ा है। चलिए,
उसने साथ ही ये भी बोला कि भारत में काफ़ी जटिल नियामक व्यवस्था है। क्या बोलता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम जो भारत में है कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन जिस हद तक चीन बोला है उतने नहीं है। भारत की सरकार अभी वर्तमान में बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स लेके आई है, बहुत सारे मार्केट में रिफॉर्म्स लेके आई है। एफडीआई को लेके हम लोगों ने चीज़ें बहुत आसान की हैं, कई क्षेत्रों में एफडीआई को आसान कर दिया है। ये सब सुधार दिख नहीं रहेगा चीन को, तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ पे भी वो पूरी तरह से गलत ही साबित होता है। अच्छा, आगे वो क्या बोलता है, उसको लगा कि अगर मैं सिर्फ चीनी कंपनियों की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पे मेरी बात वैश्विक स्तर पर जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो बात आगे क्या निकल के आई कि पश्चिमी कंपनियां भी, सिर्फ चीनी कंपनियां नहीं, पश्चिमी कंपनियां भी जैसे फोर्ड मोटर्स, ठीक है, और साथ में हार्ले डेविडसन, ये अमेरिका की बाइक है, बाइक की कंपनी है, तो इन कंपनियों का एग्जाम्पल देते हुए उसने कहा कि भारत में ये कंपनियां भी चुनौती का सामना कर रही हैं। एक्चुअल में दिक्कत क्या है आप समझिए। यहाँ पे आपको पता होगा कुछ समय पूर्व भारतीय सरकार ने क्या कुछ चीज़ें बैन कर दी थी ना चीन की, जैसे क्या टिकटॉक बहुत पैसा बना रहा था भारत में, बंद किया, बैन किया इसको। चीन की बहुत सारी ऐप को बंद कर दिया था भारत ने। प्लस भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। क्या बोला था भारत ने कि पड़ोसी जो देशों से अगर भारत में एफडीआई आती है, जो भारत के सीमाबद्ध देश हैं, पड़ोसी देश हैं, स्थलबद्ध, वहां से अगर एफडीआई भारत में आती है तो भारतीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और चीन क्या है, भारत का पड़ोसी, इसलिए चीन को बहुत बड़ी समस्या हो गई एफडीआई के स्तर पर। और हमें चीन को, क्योंकि चीन हमें लद्दाख में दिक्कत कर रहा था, ये बात हम कल भी समझ चुके हैं, तो लद्दाख की वजह से हमें थोड़ा चीन को बैलेंस करना था। यहाँ पे समझ गए, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये सब बातें चीन ने बोली हैं, क्यों बोली हैं वो आपको समझ में आ गया। चीन चाहता है कि उसकी कंपनियां भारत में अच्छा करें, लेकिन भारत अपनी सीमा और संप्रभुता के साथ समझौता करके चीन को इस तरह का बाजार पूरी तरह से उपलब्ध नहीं करा सकता है। आगे देखिए कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिससे भारत जो है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। देखिए सबसे पहला जल्दी से देखते हैं, बढ़ता मध्यम वर्ग का आकार। भारत में जो मिडिल वर्ग है ना, उसका आकार बढ़ रहा है। आपको पता है जो बीपीएल फैमिलीज है ना, वो ऊपर बढ़ रही हैं। तो मध्यम वर्ग जब आकार बढ़ता है ना, तो किसी देश के लिए इसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भारत में इसकी वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है। दूसरा, भारत में जो लेबर है ना, वो बहुत सस्ता है। इस चीज़ को समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेबर जो है भारत में वो बहुत सस्ती है अन्य के कंपैरिजन में। उसके अलावा क्या चीज़ है, जैसे भारत में जो वृद्धि दर है, अभी हम लोगों ने देखा ना किस तरह से भारत में जो इकोनॉमिक रेट है, ठीक है ना, जो जीडीपी वृद्धि दर है वो भारत में लगभग सर्वाधिक है। बहुत अच्छी वृद्धि दर से भारत देश आगे बढ़ रहा है। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि देखिए विकास तब होगा, विकास के लिए ना एक कंडीशन ज़रूरी मानी जाती है। क्या? जीडीपी बढ़ना ज़रूरी है। ये तो एक कंपलसरी है कंडीशन। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तभी तो हम नीचे पहुंचा पाएंगे ना चीज़ें। डेवलपमेंट कैसे होगा? जब पैसा होगा तभी तो विकास होगा ना। तो ये कंपलसरी कंडीशन है और भारत इसमें अच्छा कर रहा है। एक टाइम पर भारत बहुत अच्छा करने भी वाला है आगे चल के भी। भारत में एक बड़ी युवा जनसंख्या है। ये पॉइंट रिपीट हो चुका है, इसको आप कट कर देते हैं यहाँ पे। भारत में एक बड़ी युवा जनसंख्या है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। लगभग 60% से ज़्यादा भारत में जो जनसंख्या है ना, वो लगभग आप मानिए 15 से लगभग 35 साल के बीच में है। तो ये युवा वर्ग है भारत के लिए। जापान जैसे देशों में इसकी कमी हो रही है, चाइना में कमी हो रही है। चीन ने एक समय पर वन जो चाइल्ड पॉलिसी है उसको अपनाया था, तो चीन में अब क्या हुआ, युवा बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। और क्या हुआ, उसमें वृद्धों की संख्या बढ़ गई है। तो चीन में जो श्रम की कमी है वो देखने को मिल रही है, ठीक है ना। व्यापक पैमाने पर श्रम की कमी हो गई है चीन को, और यही चीज़ जापान वगैरह देशों में भी है। तो भारत में ये पॉजिटिव है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जननांकिकी लाभांश डिविडेंड, ठीक है ना। ये भारत के पक्ष में है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक पक्ष में नहीं रहेगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल पब्लिश होता है, उसमें यह बोला गया है कि जल्दी से जल्दी सरकार को इसका लाभ लेना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोगों ने समझ लिया, ये युवा वर्ग है, ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें जल्दी से इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी एनर्जी है, इसका जल्दी से हमें इस्तेमाल करना होगा। आगे क्या है, ये सब पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें देख लिए, जो हमें भारत को कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सफल सिद्ध हो सकते हैं। उसके अलावा चीज़ें क्या हैं, कुछ चुनौतियां हैं, जल्दी से देखते हैं इसको। देखिए ये चुनौतियां एक्चुअल में है भारत में, इन पे भारत को काम करना होगा अगर भारत को विकसित देश बनना है। सबसे पहली चुनौती क्या है, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति है। कैसे? देखिए
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, ठीक है, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। उसमें भारत को 85th पोजीशन पे रखा गया है, मतलब 85वां स्थान है भारत का। और अगर भारत ऐसी स्थिति में है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम इतना नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आने में बाधा होती है। और भ्रष्टाचार तो देखो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ हम इम्प्रूव करें। अभी हम लोगों ने बात की जिसको चीन ने भी गिनाया, देखिए जटिल व्यवस्था थोड़ी है भारत में। भारत कोशिश तो कर रहा है कि श्रम जो है वो सुधार लाए जाएं, थोड़ा नियामकीय व्यवस्था को थोड़ा आसान बनाया जाए, लेकिन थोड़ा प्रयास और बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रेड यूनियंस वगैरह भी भारत में थोड़ा सा हड़ताल वगैरह कर रही हैं, ताकि भारत में जो ये कोड आए हैं, श्रम सुधार जो कानून आए हैं, इस पे सरकार थोड़ा उनकी बात भी सुने। तो श्रम सुधार की दिशा में काम करने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट हम लोग ले लेते हैं ना, जैसे बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब आप जानते होंगे विनिवेश क्या होता है, ये प्राइवेटाइजेशन होता है ना चीज़ों का, प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन। एक में तो हम सिर्फ अपना कुछ हिस्सा बेच रहे होते हैं, और एक में सरकार लगभग 51% से ज़्यादा शेयर निजी क्षेत्र को दे देती है, जैसे अभी सरकार इस पर ज़्यादा काम कर रही है। तो ये जो बड़े बड़े टारगेट हम डिसइन्वेस्टमेंट के लेते हैं ना, इसको पूरा करने का भी प्रयास करें, सिर्फ बड़े टारगेट्स ही ना हो, इसको हासिल भी किया जाए, ठीक है। तो कुछ हद तक चीज़ें हमें इस मामले में करना होगा। स्टेट को भी, राज्यों को भी थोड़ा सा श्रम सुधारों पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा क्या, भारत में प्रजनन दर में तो कमी हो रही है, आपको पता है, स्थिर होती जा रही है लगभग 2.1 के आसपास, लेकिन जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। आपको पता होगा कि लगभग 2027 तक, यूएन का आंकड़ा है ये, ठीक है, यूएन का पॉपुलेशन कमीशन जो है, जनसंख्या आयोग है, वो ये बात बोलता है कि भारत की जो जनसंख्या है 2027 तक लगभग चीन से आगे निकल जाएगी। अभी तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर हमको ये उपलब्धि मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना मतलब क्या, संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होना, ठीक है, संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होता है इससे, और संसाधन हमारे पास पहले ही कम हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। इतनी सारी गरीब पॉपुलेशन ऑलरेडी है, थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारी जनसंख्या जो है वो एक लिमिटेड वे में ही बढ़नी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड वे में बढ़े। उसके अलावा क्या है, भारत में आप सोचिए गरीबी आज भी, जैसे हम लोगों ने बात की, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में अभी भी गरीब हैं। कुपोषण की समस्या है, ये देखिए सबसे जो एक नेगेटिव आंकड़ा है ना, ये है लगभग 38% के आसपास देश में बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, और 33 लाख की ये आंकड़ा है। कितनी बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, और आज भी इतने सारे बच्चे अगर देश में कुपोषित हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में की कमी रही है। समझना होगा, सरकार को स्वीकार करना होगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण है। जैसे आपको पता होगा, लगभग जो हालिया लोकसभा है उसमें 45% से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं, जो सांसद हैं, वो क्या हैं, उन पर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई गंभीर अपराध है। सिर्फ अपराध नहीं है, सीरियस क्राइम है, गंभीर अपराध उन पर है, किसी ना किसी का आरोप है। तो ऐसी चीज़ में अगर वही लोग अगर संसद में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं पर उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपने ही फेवर में काम करेंगे, या फिर वो देश में इन सुधारों को लेके ज़्यादा बड़े स्तर पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि राजनीति में जितनी कोशिश हो, न्यायपालिका को हालांकि इस दिशा में काफ़ी अग्रसर है, लेकिन सरकार को थोड़ा प्रयास करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के लोग आएँ जिनकी छवि जो हो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा हमें पता होगा कि हिंसा की जो परतें हैं, देखिए भारत शुरू से अहिंसक देश रहा है, ठीक है ना, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, भारत में शुरू से अहिंसा की बात रही है। और हम लोगों ने आधुनिक भारत के दौर में हम लोगों ने देखा है ना, महात्मा गांधी किस तरह से अहिंसा को लेकर लास्ट तक टिके रहे, असहयोग आंदोलन तक उन्होंने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे अहिंसा जो देश है, इस विशेषता को बरकरार रखना चाहिए। समाज में आप देख रहे होंगे किस तरह से राजस्थान वगैरह में अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई जो समाज की एक, आप सोचिए कि एक सहनशीलता पर एक प्रश्न उत्पन्न करती हैं, टॉलरेंस पे प्रश्न उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान देना होगा समाज में। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे महिलाओं को लेके आज तक नज़रअंदाजी चल रही है, ठीक है, 50% से ज़्यादा उनकी जनसंख्या है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज भी उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है उसमें काफ़ी कमी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए आज भी बहुत बेहतर जॉब्स जो हैं वो महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है,
ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि जैसे पार्लियामेंट वगैरह में आज तक महिला आरक्षण को लेके बिल पारित नहीं हो पाया है। बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक समानता को लेके भी महिलाओं को हम लोग आज भी बराबर नहीं ला पाए हैं। और उनके विरुद्ध जो बढ़ते अपराध हैं, लगातार हर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, और उसमें बताया जाता है कि किस तरह भारत में महिला अपराधों को लेके स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तो इस पे थोड़ा सा, इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम चीन जैसे देश को बहुत अच्छे से जवाब दे सकें, और लास्ट में हम लोग अपना ये जो इतना गंभीर संकल्प है, मजबूत जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, इसको हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहां पे मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।